ठीक है भाई, तो आज पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे भाई? कोनिकल पेंडुलम। वैसे पेंडुलम का मतलब तो पता ही है आपको, पेंडुलम पता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। अभी क्या हो रहा है, कोनिकल पेंडुलम वाली बात चल रही है। ये एक कोन की शेप में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये ऐसे ऐसे घूमता है ना नॉर्मल वाला, तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो बोलो यहां पे ये छत हो गई, यहां पे आपके पास एक रस्सी हो गई जिसकी लेंथ है L। ठीक है, यहां पे एक आपका लेट से M मास का ऑब्जेक्ट जो है ये लटका हुआ है। ठीक है, इसका मास है M। ठीक है, ओके। यहां से लेट से एंगल जो है आपका ये क्या है, थीटा एंगल है। और ये पार्टिकल जो है ऐसे 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 सर्कल में घूम रहा है, ऐसे पाथ। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये नीचे ऐसे सर्कुलर पाथ से घूम रहा है तो इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन है सर्कुलर मोशन, है ना। और जो ये स्ट्रिंग है ये कैसी वॉल्यूम बना रही है, एक कोन जैसी वॉल्यूम बना रही है, तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ऑब्वियसली जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका घूमने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, फिक्स, है ना। तो हम इसको एक क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम ऑफ रोटेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई है? आगे चले, ठीक है। अब ये बताओ इसकी जो रेडियस है लेट से वो कितनी है, R। इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो होगी T, नहीं होगी क्या? ठीक है, अच्छा ये बताओ ये एंगल थीटा है, तो बोलो इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये T। बोलो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। बोलो इधर टेंशन T, इधर कितनी, इधर नीचे क्या लग रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, T cos थीटा इज इक्वल टू, सही है। ये जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इसका सेंटर कहां है, यहां है। सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अगर मैं इसके फ्रेम में बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होनी चाहिए। सही है, बोलिए ये टी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा। तो बोलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए एम वी स्क्वायर बाय आर। ऐसा मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है और v की जगह ओमेगा दे रखा हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r कर देंगे। सही है, कोई दिक्कत है भाई? तो इक्वेशन लिखने में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, बोलिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। हो गया? बोलो T sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m v स्क्वायर बाय r। अच्छा, अब ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, ये रेडियस ऑफ रोटेशन है, इसको लिखते हैं, बोलो ये L, तो ये कितना, L cos थीटा, ये कितना है ना, सामने वाली साइड कितनी होती है थीटा के, L sin थीटा। तो बोलो आप जहां पे भी R लिखा हुआ तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, L sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये दिस डिवाइड बाय दिस, बोलो क्या आएगा, T sin थीटा डिवाइड बाय T cos थीटा। T से T कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा। तो बोलिए यहां क्या आ जाएगा, tan थीटा। अच्छा साइन थीटा कट रहा है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा डिवाइड बाय mg। बोलो m से m कटेगा, है ना, m से m कट जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा डिवाइड बाय g। एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L बाय g, है ना, बच गया था ओमेगा स्क्वायर L बाय g। अच्छा यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बोलो भाई, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, बोलो g इधर L इधर। बोलो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय L cos थीटा। तो बोलो ओमेगा इज इक्वल टू g बाय L cos थीटा। जैसे ही मेरे को ओमेगा पता चलता है, बोलो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब बोलो नीचे क्या आएगा, g और ऊपर क्या आएगा। सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 बाई टी, इसका रेसिप्रोकल ले लो, खत्म होगी बात। ठीक है, अंडर रूट जी डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल। कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? रिपीट कर रहा हूं, एंगल थीटा था, लेंथ एल थी, इस रस्सी में टेंशन टी मान ली। ठीक है, पार्टिकल का मास m था, बोलो इधर t, तो इधर कितना, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r। v दे रखा तो mv स्क्वायर बाय r, ओमेगा दे रखा है तो m ओमेगा स्क्वायर r, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे। r की वैल्यू क्या है, बोलो L, ये L cos थीटा, और ये कितना
एल साइन थीटा। कोई भी दिक्कत है इसमें? सही है, डिवाइड किया, ओमेगा की वैल्यू निकाली, टाइम पीरियड निकाल लिया। रिपीट करूं? पक्का क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। पार्टिकल रोटेटिंग इन ए बाउल। बाउल समझते हो? कटोरा, घर में होता है ना कटोरा खाना खाने वाला, बिल्कुल एकदम हेमिस्फेरिकल है ये। ठीक है, अब एक पार्टिकल है जो इसमें रोटेट कर रहा है, तो इसका मोशन भी कुछ कुछ कोनिकल पेंडुलम वाला ही होगा। ठीक है, तो उसके मोशन को स्टडी करते हैं, चलो। ठीक है, रोटेटिंग बाउल कह लो या पार्टिकल रोटेटिंग इन अ बाउल। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये बाउल रोटेट कर रहा है तो भी रिलेटिव मोशन तो है ही, तो आप उसके फ्रेम में चले जाओ, वो आपको घूमते हुए दिखाई देगा। और अगर आप रोटेटिंग पार्टिकल की बात कर रहे हो तो बाउल के फ्रेम में चले जाओ, आपको पार्टिकल रोटेट करते हुए दिखाई देगा। सही है ना? ठीक है, तो रोटेटिंग बाउल हो या पार्टिकल रोटेटिंग इन अ बाउल हो, हमको देखिए क्या क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमारे पास बाउल है, ठीक है, ऐसे। अब इमेजिन करिए कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, इसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसा कटोरा है ना, ऐसा कटोरा है, यहाँ पे हाइट तो इतनी है इसकी, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये बॉटम है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, बोलो रेडियस ऑफ दिस बाउल इज कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस ऑफ द बाउल इज कैपिटल आर। पार्टिकल का मास जो है वो है m। तो बोलो सबसे पहले तो हमको पुराना तरीका याद है, पता ही है सारी चीजों में, mg लगेगा। सही है, हम मान लेते हैं कि यहां से ये एंगल जो है ये कितना है, थीटा। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है ना? तो बोलो इधर mg, तो इधर कितना, mg cos थीटा। ऑब्वियसली इधर कितना आएगा फिर, mg sin थीटा आ गया। सही है। पार्टिकल का जो रेडियस वाला जो सर्कुलर पाथ है वो कुछ ऐसा है ना, यस और नो? सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ऑलमोस्ट हियर, यहां बोल दो। ठीक है ना, यहां पे है, कोई दिक्कत? यहां पे है भाई। बोलो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल के फ्रेम में जाऊंगा, स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है, इस पार्टिकल के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है। यहां तक कोई डाउट है? रिपीट कर रहा हूं, m मास का पार्टिकल mg, थीटा 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 थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। सही है। रेडियस ऑफ रोटेशन स्मॉल r, इधर क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो ये एंगल थीटा था, तो बोलो इधर क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, ठीक है। तो बोलो n की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। बोलो m ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट इधर है, इधर एक कंपोनेंट आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा इधर। बोलो इधर और क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर sin थीटा आएगा। सही है, अच्छा ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर sin थीटा। बोलो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस लगेगी, और हेमिस्फीयर पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर लोगे तो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, मतलब रेडियस वाली डायरेक्शन में आएगा। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। अच्छा, अब r को स्मॉल r जो है, स्मॉल r, ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है इसको लिखना चाहता हूं मैं। देखो आप ये ट्राइंगल देखिए, बोलो ये तो है पार्टिकल की लोकेशन, ये है सेंटर। बोलो पार्टिकल जिस रेडियस पे घूम रहा है, ये रेडियस कितनी है, बोलो भाई स्मॉल r। ये एंगल थीटा है, ये है कैपिटल R। बोलो इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, यस और नो? थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं भाई। तो बोलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है स्मॉल r और हाइपोटेन्यूज है कैपिटल R। कैपिटल R को इधर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे जो स्मॉल r लिखा हुआ है इसको क्या लिख दिया, r साइन थीटा। एक साइन थीटा पहले था तो कितना हो जाएगा, r साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत है इसमें यहाँ पे? ठीक है। अच्छा ये बोलो, क्या ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैं पार्टिकल में बैठ जाऊंगा तो क्या मुझे सारी फोर्सेस बैलेंस दिखाई देंगी? बोलिए इधर की तरफ फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और इधर कौन, mg sin थीटा। तो बोलिए m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कट गया, ठीक है। ये स्मॉल r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, r sin थीटा। ठीक है, ये sin थीटा इस sin थीटा को उड़ा देगा। बोलिए क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू
जी। ठीक है, यहां से ओमेगा की वैल्यू दिख गई आपको जी बाय आर कॉस थीटा, सही है ना। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिख लेंगे आप 2 पाई बाय ओमेगा करके, सही है। ठीक है, ये स्मॉल आर की टर्म्स में तो टेन थीटा आएगा। देखो अगर हमने इसको स्मॉल आर रखा होता तो क्या था, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर साइन थीटा कॉस थीटा आता है ये तो। नहीं ठीक है, स्मॉल आर होता, यहाँ पे साइन थीटा होता नहीं, तो कॉस थीटा को इधर ले जाते, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बन जाता, तो ये क्या होता, जी टेन थीटा, और यहाँ पे होता ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और कॉस थीटा इधर जा चुका था, तो बोलो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, जी टेन थीटा बाय आर। यस सर लो, तो बोलो जी टेन थीटा बाय आर, ओमेगा है ना नीचे है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या आएगा आर बाय जी टेन थीटा, तो 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा। अगर चाहते तो इसमें भी लिख सकते थे, यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, बोलो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जी, बोलो यहां से क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर कॉस थीटा। सही है, डिपेंड करता है कि आपको स्मॉल आर दे रखा है या कैपिटल आर दे रखा है। बोलो यहां से क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो बोलो क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट आर कॉस थीटा डिवाइड बाय, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, पक्का। ठीक है, ओमेगा पता है, टाइम पीरियड पता है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होगी, है ना। यहां से हमको जो भी पूछा गया है वो निकाल सकते हैं ना यहां से। जैसे यहां से मान लो आपसे थीटा पूछ लिया जाता है, इसका थीटा पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे, बोलो कॉस थीटा को इधर लेके साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा जी को इधर लेके आओ ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, है ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। नहीं आई बात है, बिल्कुल क्लियर है। जो पूछा जाएगा उसी हिसाब से, देखो हमको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बस मेन है इक्वेशन लिखना। क्वेश्चन में जो पूछा होगा फिर उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर चीज आप रट लेंगे। ठीक है, आपको मेथड याद आना चाहिए, ऑब्वियसली अच्छा है अगर आप इनके रिजल्ट याद कर लेते हैं तो, लेकिन पेपर में सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पक्का। चले आगे, जो सिंपल पेंडुलम होता है ऑब्वियसली हम आगे करेंगे इसको, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, बोलो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। जैसे पहले वाले पेज पे क्या आया था अभी, देखो कोनिकल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो जब ये ऐसे गोल गोल घूम नहीं रहा होगा, सिर्फ सिंपली ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, तो बोलो ये जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है ये जीरो हो जाएगा। भाई कोनिकल पाथ पे नहीं चल रहा है ना, तो बोलो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस जीरो बाय जी, जी कॉस जीरो क्या होता है 1, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी आ गया। क्यों भाई, क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम बन चुका था। ठीक है, ये आगे भी आएगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू बोलो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं, हमने शायद क्वेश्चन भी किया था जब डायमेंशन पढ़ा था ना, तो उसमें कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट ही आता है। ठीक है, क्या हुआ, करके दिखाऊं क्या डायमेंशन, ठीक। In a simple pendulum, a bob of mass m is suspended from the string. String does not break, but when bob moves, it breaks. Why? क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, मतलब ऐसे ऐसे हिलने वाला पेंडुलम है। जब यहां पे जो m मास लटका हुआ था ये रेस्ट पे था तो स्ट्रिंग नहीं टूटी, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया तब मोशन करते टाइम वो स्प्रिंग टूट गई। ऐसा क्यों हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। देखो जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, बोलो ये एक सर्कुलर पाथ का ही तो हिस्सा है, और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा तो mg कहां लगेगा, नीचे, और mg स्क्वायर बाय आर भी नीचे ही लगेगा। सेंटर यहां है तो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, तो बोलो mg स्क्वायर बाय आर नीचे mg नीचे, तो उस केस के लिए उस कारण से क्या हो गया, टूट गया वो, है ना। बना देते हैं आपके लिए, आराम से रखा हुआ था ये पहले,
कोई दिक्कत नहीं थी, टेंशन जो है स्ट्रिंग की वो mg को झेल सकती थी। लेकिन जब ये मूव करके इधर आया तो बोलो नीचे mg और mv²/r दोनों लगने लग गए भाई, सही है, इसलिए इसकी वजह से स्ट्रिंग टूट गया। ठीक है, देयर इज ए वॉल एडजेसेंट टू पार्टिकल, ये क्या है? ये कुछ और ही होगा, फिर हटाओ इसको, इसको मत लिखना, ठीक है, ये वाला पार्ट मत लिखना। अब बात करते हैं टर्निंग ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन टर्न करता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली एरोप्लेन टर्न करेगा, क्या चाहिए उसको टर्न करने के लिए, घूमने के लिए क्या चाहिए भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करेगा भाई? अरे यार, हवा होती तो हवा में उड़ता ना एरोप्लेन। पॉज। एरोप्लेन जब उड़ता है तो ऑब्वियसली क्या चाहिए उसको उड़ने के लिए? थ्रस्ट चाहिए, है ना। हवा को पीछे फेंकता है, खुद आगे उड़ता है ना। जब वो उड़ने वाला होता है तो उसके जो विंग्स होते हैं उनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके जो फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप बोलते हैं एक चीज, एरोप्लेन के विंग्स में लगा होता है, वो थोड़े से पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। हवा इससे टकराएगी, क्या होगा? एरोप्लेन पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना, एक तो पीछे की तरफ ऐसे फोर्स, ऐसे हवा टकराई है, एक तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, एक ऊपर की तरफ। जो ऊपर वाली फोर्स होती है वो क्या करती है? इतनी ज्यादा होती है कि एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा उतना एयर डेंसिटी कम होगी, उतना ही कम उसका फ्यूल लगेगा, ठीक है। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं ना, 13-14 किलोमीटर हाइट पे उड़ते हैं, और वहां पे एयर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, तो पीछे लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए वो हाई स्पीड पे उड़ते रहते हैं और बहुत ही कम फ्यूल यूज करते हैं जब हाइट पे होते हैं। उड़ते टाइम मतलब टेक ऑफ करते टाइम बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए कि एरोप्लेन को मुड़ना है, क्या करेगा? ऑब्वियसली एक साइड का जो इंजन है उसकी स्पीड थोड़ी सी मार्जिनली बढ़ा देगा, यस सर नो, और क्या होगा? एरोप्लेन ऐसे घूम जाएगा। जब ग्राउंड पे है तो क्या होगा? एक साइड का इंजन ज्यादा थ्रस्ट लगाएगा भाई, और एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगी तो ऐसे घूम जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब हवा में है तब बोलो, सब एयर रेजिस्टेंस का खेल है, इस साइड एयर रेजिस्टेंस बढ़ा दो, इस साइड उतनी रखो, क्या होगा? जिस साइड एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो वाला हिस्सा पीछे घूम जाएगा, अब आप घूमने लगेगा, यस और नो। अब ये बताओ कि जब एरोप्लेन उड़ रहा है 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब एरोप्लेन उड़ रहा है, उस टाइम पे उसको रेडियस कितनी चाहिए घूमने के लिए? घूमने के लिए रेडियस कम चाहिए ना, थोड़ी सी रेडियस में घूम जाएगा ना वो, और खड़ा खड़ा घूम जाएगा हवा में। और क्या, बहुत बढ़िया, हाँ बोल देते हो तुम यार, कमाल है। अरे यार, एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही एरोप्लेन बनाना आता है मेरे को, ठीक है। ये एरोप्लेन है, ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू वेरी हाई, ठीक है। मुझे बताओ, जब ये घूमना चाहेगा तो इसको बड़ी रेडियस चाहिए होगी या छोटी सी रेडियस चाहिए होगी? बड़ी रेडियस चाहिए होगी भाई। अरे भाई बोलो, F इज इक्वल टू क्या होता है? mv²/r, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये लगा सकता है दैट इज फिक्स बेसिकली, है ना। ज्यादा ज्यादा एक अमाउंट से ज्यादा फोर्स थोड़ी लगा सकता है, ये फिक्स। अगर v बहुत हाई है तो r को भी क्या होना पड़ेगा? बहुत हाई, सही है। ट्रेन जब मुड़ती है तो ऐसा नहीं होता कि एक गई और एक 90 डिग्री मुड़ गई, ऐसे थोड़ी होता है। क्या होता है? उसको बहुत बड़ा टर्निंग रेडियस चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हाई स्पीड से चलेगी, उसका मास भी बहुत हाई होगा, सही है। तो उसको घुमाने के लिए ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए हम क्या कर देते हैं? आर को भी बहुत बड़ा कर देते हैं। आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो बोलो एफ की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब मैनेजेबल हो जाएगी। नहीं आई बात समझ? अरे ट्रेन को अगर बहुत जल्दी घुमाना है तो जो पटरियां हैं उन पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो पटरी टूट भी तो सकती है भाई। इसलिए हम क्या करते हैं? धीरे 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 करके ट्रेन को घुमाते हैं, ओके। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो देखो, स्टेशन पे आप देखते हो ना, तो ट्रेन ऐसे ऐसे बहुत धीरे धीरे घूम के आती है, ऐसा नहीं होता ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ओके। तो बोलो, when an aeroplane is making a turn it requires a large turning radius। उसको क्या चाहिए? एक लार्ज टर्निंग रेडियस चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है?
बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी हाई, हेंस द एफसी इज ऑल्सो वेरी हाई, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, देयरफॉर ए लार्ज रेडियस इज रिक्वायर्ड। नहीं आई बात समझ? एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं बैठा है? अभी नहीं बैठे हो? कोई बात नहीं, बैठ जाओगे, सो दैट प्लेन कैन टर्न सेफली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्पेशल नोट, टू फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी to find relative angular velocity of two particles, both particles are in motion, क्या करना होता है बोलो, रिवीजन समझ लो इसको। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सही है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, यूज द फॉर्मूला वी बी ए परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट डिवाइड बाय आर। ठीक है, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पार्टिकल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा ये बोलो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। ठीक है, अगला पॉइंट, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए पार्टिकल हुज नेट एक्सेलरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए पार्टिकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है ना आपको, बोलो बोलो क्या होता था, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर को इधर ले जाओ, AC को इधर ले जाओ, आर इज इक्वल टू बोलो वी स्क्वायर बाय AC। हमको कौन सा एक्सेलरेशन लेना होता था, विच इज परपेंडिकुलर टू द, अरे एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना होता, सॉरी एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेते थे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, है ना। एक क्वेश्चन भी किया था, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होता है तब वहां पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या है, तो बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा और नीचे की तरफ g, तो बोलो v स्क्वायर बाय AC, यानी कि u cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय g, क्योंकि परपेंडिकुलर है उसके। ठीक है, अगर नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए पार्टिकल, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें एक पार्टिकल की whose net acceleration is not perpendicular to velocity। स्टेप 1 है डिटरमाइन नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड ऑल्सो डिटरमाइन नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ऑल्सो फाइंड इफ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट 90 डिग्री, देन फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, या तो 90 डिग्री होगा उन दोनों के बीच में एंगल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकाल लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन ऐसे, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, बोलो इधर वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे। नहीं आई बात समझ में, सही है। तो यूज फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय AC परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आप बेसिकली अब सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल के कर सकते हो। मॉड्यूल में अब आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको, हर टाइप का कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। एक दो क्वेश्चन में डाउट आती है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नीट वाला जो मॉड्यूल है उसमें स्टडी मटेरियल जो सर्कुलर मोशन है वो काइनेमेटिक्स में भी दे रखा है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी दे रखा है, आपको दोनों जगह से करना है। ठीक है,